ताउम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, ताउम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफ़र न करते हुए भी सफ़र में रहा। ताउम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफ़र न करते हुए भी सफ़र में रहा, हृदय तो मेरा हमेशा तेरी डगर में रहा। गुरु लगातार अपने आप को एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित रास्ते पर अपने आप को लगाए रखिए। जिंदगी आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी समय, कोई भी परिस्थिति आपको तभी देता है कुछ, जब आप उसे कुछ पे करते हैं, कुछ देते हैं। तो अब AEDO के लिए जो आपका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो अब काउंट डाउन है शुरू इसलिए हो गया क्योंकि अभी तक था कि डेट हो सकता है बदल जाए, लेकिन आज जिस तरीके से रूटीन जारी कर दिया गया, जिस तरीके से आज रूटीन जारी किया गया, अब परीक्षा 100% हो जाएगी। अब परीक्षा 100% हो जाएगा। चलिए, परीक्षा 100% होगी, अब निश्चित हो गया है। यानी 13 तारीख से 10 तारीख से ही परीक्षा शुरू है, 10 से ही शुरू है ना, 10 से लेकर 16 तारीख तक के बीच में सारी परीक्षाएं आपकी हो जाएंगी। अब आप लोगों को मेरी जो इच्छा है, मैं बता देता हूं, मेरे चैनल की इच्छा, मेरी इच्छा पर सेशन को लाइक कर दो गुरु। आज तूफान आने वाला है, 2 घंटे में जो होने वाला है, एक बड़ा विस्तृत और बड़ी ही प्लान के साथ मैं आया हूं। और अगले जो 15 दिन का समय हम लोगों के पास है, मिला जुला करके, परीक्षा के लिए 20 दिन समय अब नहीं है, 15 दिन में हमारा जो टारगेट है 5000 प्रश्न को डिटेल डिस्कशन के साथ कराना। खुद मैं अकेले 2500 प्रश्न कराऊंगा, मैं अकेले खुद से 2500 प्रश्नों का डिस्कशन मैं कराऊंगा। तो आप जानते हैं कि मेरा डिस्कशन कैसा होता है, एक प्रश्न से 4 प्रश्न निकलते हैं, 5 प्रश्न 10 प्रश्न निकलते हैं। तो 2500 में हम 10,000 प्रश्न करा देंगे और बाकी कुल 5000 प्रश्नों में 20,000 तक प्रश्न जाएंगे। मतलब पूरी तरीके से इधर से उधर कर देना है ताकि जीके जीएस का प्रश्न आपको गलती ना हो। हिंदी अंग्रेजी क्वालिफाइंग भी मैं बहुत दिनों से प्रॉमिस कर रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि ऐसा वीडियो बनाया जाए कि 1 से 2 क्लास ले अंग्रेजी हिंदी का, उसी में बच्चे हमारे क्वालिफाई कर जाएं, पास कर जाएं, ज्यादा मेहनत न करना पड़े। इसीलिए मैं लगातार काम कर रहा था, लगातार लाइव आ रहा हूं गुरु। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। शुरुआत करते हैं आज का सेशन इसी अंदाज के साथ, इसी आवाज के साथ, जुनून के साथ। अब 15 दिन नहीं सोओगे, क्या खत्म हो जाएगा, क्या मर जाएगा, क्या चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। कोई समय नहीं मरेगा, कोई नींद नहीं मरेगा, सब चल जाएगा गुरु। जगे रहो, जागते रहो, जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। चलो गुरु, आगे आते हैं हम लोग। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया? सभी लोग उत्तर भी देते चलो, मैं देखता हूं कमेंट का रेट भी होना चाहिए, कमेंट लगातार करना चाहिए, लगातार कमेंट कमेंट कमेंट। गुरु, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर कर दिया गया? क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। और इसी अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक इकाई से हटाकर प्रशासनिक इकाई कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भी इसी अधिनियम में समाप्त किया गया। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर भारत का गवर्नर कर दिया गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को विशुद्ध रूप से प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक इकाई बनाया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल जो बंगाल के गवर्नर थे उनको भारत का गवर्नर तो बनाया गया, साथ ही साथ उन्हें सैनिक और राजनीतिक अधिकार भी दिए गए। बंगाल के गवर्नर जब बदल गए भारत के गवर्नर में तो उन्हें सैनिक और राजनीतिक अधिकार भी दिए गए। और इसी अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। पहली बार गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य के नियुक्ति की भी बात की गई और भारत का पहला विधि सदस्य बनाए गए लॉर्ड मैकाले।
भारत का पहला विधि सदस्य बनाए गए लॉर्ड मैकाले। नोट करिए, भारत का पहला विधि सदस्य। तो तीन बात याद कर लो 1833 के चार्टर एक्ट में। तीन बात, पहली बात, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बनाया गया और गवर्नर को ज्यादा पावर दिए गए। इसके दूसरा पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करके उसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। और तीसरी बात, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की बात की गई और भारत का पहला विधि सदस्य बनाया गया कौन? लॉर्ड मैकाले। इसको भी याद करिए। वैसे लॉर्ड मैकाले को क्या बोला जाता है? लॉर्ड मैकाले को बोला जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक बोला जाता है लॉर्ड मैकाले को। तभी ना हिंदी और अंग्रेजी में जब विवाद होता है इंडिया में आज भी, तो नारा लगता है, क्या लगता है नारा? अंग्रेजी भगाओ, हिंदी लाओ, मैकाले के दलालों वापस जाओ। तो मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचारक रहा है। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो, आज मजा आना चाहिए। हर दिन अब हम एक दूसरे अंदाज, नए अवतार में नजर आएंगे। जैसे TRE 1 में झड़ी लगा दिया था सिलेक्शन का, वैसी ADO में अगर 1000 सीट है तो हमारे चैनल से झड़ी लगेगा रिजल्ट का गुरु। चलो यही आशा है, इसीलिए मेहनत किए जा रहा हूं। भैया, किस अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? अभी बताया हूं, चार्टर एक्ट 1833। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार, चूंकि प्रश्नों की संख्या 50 से ऊपर है, प्रश्नों की संख्या 50 से ऊपर है और अच्छे अच्छे प्रश्न लाया हूं, नए प्रश्नों की झड़ी लगा दिया हूं। चूंकि बच्चों का आरोप था कि भैया पुराने प्रश्न ला देते हैं, भैया रिवीजन के लिए पुराने प्रश्नों की भी लाना जरूरी है ताकि अपने आप को टेस्ट कर सके। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? भैया बताओ, भारत में पहली बार कंपटीशन एग्जाम किसने शुरू किया? भारत में पहली बार रेल किसने शुरू किया? भारत में पहली बार विद्युत विभाग किसने शुरू किया? भारत में किसने हड़प नीति अपनाया? हड़प नीति या राज्य अपहरण की नीति किसने अपनाया? तो लॉर्ड डलहौजी। तो भैया लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1852 में हुआ। 1852 में, लिखो 1852, 1852 में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। 16 अप्रैल 1853 को पहला पैसेंजर ट्रेन चला। 16 अप्रैल 1853 को पहला पैसेंजर ट्रेन चला। नोट करिए, पहला पैसेंजर ट्रेन चला कब? 16 अप्रैल 1853 को। इसको भी नोट कीजिए। बंबई, थाने से बंबई के बीच 33.66 किलोमीटर, 33.5 किलोमीटर लगभग दूरी में पहला पैसेंजर ट्रेन चला लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय ही पहला विद्युत विभाग बना। भारत में पहली बार लोक निर्माण विभाग का स्थापना हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय ही। और लॉर्ड डलहौजी के समय ही पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति अपनाया, हड़प नीति अपनाया, मतलब गोद लेने की प्रथा का अंत किया। कहा उसने, डलहौजी ने कहा, जिन राजाओं के कोई संतान नहीं, उनको कहा गया कि आप गोद नहीं ले सकते। अगर आप गोद लेंगे तो गोद लिया हुआ बेटा को मान्यता नहीं मिलेगा और आपके मरने के बाद उस गोद लिया हुआ संतान को बाहर निकाल देंगे और पूरी संपत्ति अंग्रेजों की हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हड़प नीति। ये सब किसने लाया? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी के समय अंतिम सिख युद्ध हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन सा वायसराय एक निबंधकार, उपन्यासकार तथा कहानीकार था? कौन ऐसा वायसराय था जो एक उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार था? डलहौजी के बारे में एक बात और जानिए, उसने भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी, भारत का जो गर्मी का राजधानी था, उसे लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को बनाया था। शिमला को लॉर्ड डलहौजी ने गर्मी का राजधानी बनाया। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन के आरोप लगाकर हड़प लिया। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में किसने हड़पा? लॉर्ड डलहौजी। और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं भैया, लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति का शिकार पहला राज्य कौन बना? इसका उत्तर कमेंट करके जल्दी से दीजिए। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं गुरु, कमेंट पढ़ रहा हूं जल्दी से। लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति का शिकार होने वाला पहला राज्य कौन था? कमेंट फटाफट सबको लोग कमेंट करेगा। कौन था पहला राज्य जो लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति का शिकार हुआ? चलो, कौन वायसराय था जो एक निबंधकार था, उपन्यासकार था, कहानीकार था? लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन एक निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार था। लॉर्ड लीटन को इसीलिए लॉर्ड लीटन को
बोला जाता है ओवन मैड्रिथ, ओवन मैरेडिथ, ओवन मैरेडिथ। लिखो गुरु, क्वेश्चन आता है कि भैया क्यों बोला जाता है लॉर्ड लिटन को ओवन मैरेडिथ क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन आता है लॉर्ड लिटन को ओवन मैरेडिथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक प्रसिद्ध निबंधकार था, कहानीकार था, उपन्यासकार था, इसीलिए इसे ओवन मैरेडिथ कहा जाता है। ये वही लॉर्ड लिटन है जिसके समय में पहली बार दिल्ली दरबार हुआ 1877 में। 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार हुआ, महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। ये वही लॉर्ड लिटन है जिसने सिविल सेवा की उम्र को 21 से घटाकर 19 कर दिया था। सिविल सेवा की आयु को 21 से घटाकर 19 कर दिया। लॉर्ड लिटन के समय ही 1878 में 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। लॉर्ड लिटन के समय 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट आया और इसमें कहा गया कि आज के बाद कोई भी न्यूज़पेपर भारत में भारतीय भाषा में नहीं छपेगा, बल्कि ये अंग्रेजी में केवल छपेगा। तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, हिंदी, बांग्ला में आज के बाद भारतीय भाषा में कोई न्यूज़पेपर भारत में नहीं छपेगा, केवल अंग्रेजी भाषा में छपेगा। वो भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, किसी को लिखने की इजाजत नहीं होगी। इसी को बोलते हैं वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो लॉर्ड लिटन ने लाया 1878 में और कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ नहीं लिखेगा, लिखोगे आपकी मैगजीन बंद करा दी जाएगी, फाइन लगेगा, आपको जेल भेजा जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है कि वार्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला, बैन किया जाने वाला पहला अखबार कौन था? सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश वार्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार था। नोट कर लीजिए। डर के मारे रातों रात अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा बदल ली थी। द पायनियर ने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया था? समर्थन दिया था। इतना याद रखिएगा। और लॉर्ड लिटन को इसीलिए ओवन मेरेडिथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये निबंधकार था, उपन्यासकार था, कहानीकार था। आ गया जो गुरु, एक बार सेशन को लाइक कर दो। आज का सेशन ऐतिहासिक, जागते रहो, सोना मना है। 15 दिन ये मान लो कि जैसे नवरात्र में, दुर्गा पूजा में उपवास करते हैं हम लोग, जैसे एक दीपक को हम लोग नहीं, अखंड ज्योति को हम लोग देखते रहते पूरी रात ताकि बुझ न जाए, वैसे ही दीपक को बुझने नहीं देना है। माता रानी की कृपा से इतनी ताकत मिलेगी आपको कि गुरु आप सोओगे नहीं, रात भर जागते रहो। 15 दिन का ये हवन है, आहुति दे दो अपनी खुद की, लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए किसी कीमत पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? जल्दी बताओ, आसान सवाल है, सबका उत्तर आना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? जल्दी बताओ। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। कांग्रेस शब्द अमेरिका से ली गई है, कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम है ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नोट करिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। नोट कर लो, ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय ए.ओ. ह्यूम इटावा के मजिस्ट्रेट थे। उस समय ए.ओ. ह्यूम कहां के मजिस्ट्रेट थे? इटावा के। वही ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस के संस्थापक कहते हैं। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और कांग्रेस के पहले महासचिव भी ए.ओ. ह्यूम बनाए गए। कांग्रेस के पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम बनाए गए। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना होना था पुणे में, लेकिन हुआ बंबई में, क्योंकि पुणे में प्लेग फैल गया था। पुणे में प्लेग फैलने के कारण स्थान चेंज किया गया और कांग्रेस की स्थापना पुणे में होना था, लेकिन हुआ बंबई में। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कांग्रेस के पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बताओ? सरोजनी नायडू। और कांग्रेस की क्या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष? सरोजनी नायडू। कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। और कांग्रेस में पहली बार जन गण मन कब गाया गया? भैया
1911 में। और कांग्रेस में पहली बार झंडा गीत कब गाया गया? तो झंडा गीत गाया गया 1938 में। और कांग्रेस में पहली बार खादी पहनना अनिवार्य किया गया कब? 1926 में। इतना याद रखो, एक सवाल नहीं छूटने देंगे गुरु। कहां से पूछोगे, झाड़ झाड़ कर क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन तो इतने आएंगे कि क्या कहें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर जल्दी से दे दो। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। 643 मतलब 643 लाइक। सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलो भैया, सेशन को शेयर कर दो हर जगह। आज का सेशन ऐतिहासिक होना चाहिए। चलो गुरु, एक बार सेशन को लाइक कर दो। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन थे कांग्रेस के पहले? WC बनर्जी। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। भारत नौजवान सभा की स्थापना, भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने की? जो बताएगा आज इस समर में मेरे लिए अवार्डी होगा। बहुत आसान सवाल, अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो अब कनपट्टी तोड़ेंगे गुरु। जल्दी बताओ, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट। आज सोना मना, आज नहीं, 15 दिन यदि हमने आहुति दी है आपके लिए, अपनी पूरी जीवन कुर्बान किया है आपके लिए, तो 15 दिन आप भी जाग के दिखाइए, जाग के दिखाइए। लगे रहिए, जुड़े रहिए। शाम को 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हमारा चैनल आपकी सेवा देगा। हमारा टारगेट है कम से कम 5000 या 7000 क्वेश्चन कराना, जिसके माध्यम से डिस्कशन मिला करके करीब 20,000 22,000 क्वेश्चन कराना। हमारे पास और भी 2 नगीने हैं, एक साइंस वाले सर और एक है हमारे पॉलिटी वाले सर। सब लगातार जबरदस्त मेहनत, जबरदस्त कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जुड़े रहना है गुरु। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ गुरु, क्या होगा आंसर? भगत सिंह। भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किसने किया? भगत सिंह ने किया। ये वही भगत सिंह हैं जिन्होंने एक किताब लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह ने एक पुस्तक लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूं। अगला बात जानिए, ये वही भगत सिंह हैं जिन्होंने 1928 में पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मार दी। ये वही भगत सिंह हैं जिन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ केंद्रीय असेंबली पर 1929 में बम फेंका। केंद्रीय असेंबली पर 1929 में बम। क्वेश्चन आता है, भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका? 1929 में। 1929 में क्यों फेंका? तो पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ, पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ फेंका। 1928 में पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मारी। 1929 में केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका और 23 मार्च 1931 पर भारत के नाम फांसी पर झूल गए। केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका। और मैं बता दूं कि लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी हुआ। अब फांसी भी कहां हुआ? लाहौर के सेंट्रल जेल में। किसको हुआ? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। कब हुआ? 23 मार्च 1931 को। याद कर लीजिए इतना। भाई भगत सिंह के पुस्तक का नाम क्या था? भगत सिंह के पुस्तक का नाम था मैं नास्तिक क्यों हूं। चलिए एक बार सेशन से जुड़ गए गुरु तो सेशन को लाइक कर दो गुरु। सेशन को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? आसान प्रश्न है, लेकिन मैं बता दूं जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय वायसराय कौन थे? बंगाल का विभाजन हुआ उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। भारत जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वायसराय था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के बारे में जान जाइए 3-4 पॉइंट, 3-4 डेट जान जाओ। बंगाल के विभाजन के समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। अगला पॉइंट जानिए, बंगाल विभाजन की घोषणा, यह अलग पूछता है कब बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ और कब किया गया। तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ कब गुरु? बताओ जल्दी। यह हुआ 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ये 3 डेट याद रखो। 19 जुलाई 1905 बंगाल के विभाजन की घोषणा, अभी किया नहीं गया, घोषणा हुआ 19 जुलाई 1905। इसी घोषणा के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को बंगाल में एक आंदोलन शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन, जो पूरे देश में फैल गया और इस आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया हिंदू मुस्लिम में फूट डालने के लिए। ये 3 डेट याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत था वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत था वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन के दौरान
15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को किया गया। और अगला पॉइंट लिख लो गुरु, एकदम इस समय स्वदेशी और बहिष्कार ये जो शब्द था ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने, इतना याद रखिए। अच्छा एक बात और, बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसमें नेता पूछता है कहां कहां से कौन नेता है। बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसका नेता बंगाल से सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, उत्तर प्रदेश से गोविंद बल्लभ पंत थे, पंजाब से लाला लाजपत राय और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह थे, दिल्ली से सैयद हैदर रजा थे और महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक थे और दक्षिण भारत से चिदम्बरम पिल्लई थे। स्वदेशी आंदोलन भारत का पहला देशव्यापी आंदोलन था, ये भी नोट कीजिए। स्वदेशी आंदोलन भारत का पहला देशव्यापी आंदोलन पूछा जाए कौन था तो स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन के नेता दोबारा दोहरा रहा हूं ताकि याद हो जाए, दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। बंगाल से सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उत्तर प्रदेश से गोविंद बल्लभ पंत, पंजाब से भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और लाला लाजपत राय और उत्तर प्रदेश से गोविंद बल्लभ पंत और दिल्ली से सैयद हैदर रजा और महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और दक्षिण भारत से चिदम्बरम पिल्लई। नोट कर लो गुरु, आगे आते हैं। बंगाल विभाजन में तीनों डेट याद हो गया। 19 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा, 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन किया गया और 15 अगस्त 1906 राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना। स्वदेशी और बहिष्कार शब्द किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र। अब स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा गीत प्रसिद्ध हुआ? वंदे मातरम। वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम की भाषा क्या है? संस्कृत। और मैं बता दूं कि 2025 में वंदे मातरम की जो रचना हुई थी 2025 में उसका 150 साल पूरा हो गया और पूरे भारत में चर्चा का विषय था वंदे मातरम। चलो गुरु, साइमन कमीशन का विरोध किस कारण से किया गया? बड़ी शानदार बेहतरीन सवाल। साइमन कमीशन का गठन हुआ था नवंबर 1927 में। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन, पर फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भारत आया साइमन कमीशन कब? तो फरवरी 1928 में और नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन किस लिए हुआ था? तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम की जांच के लिए। 1919 के भारत परिषद अधिनियम की जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। नोट कीजिए, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। 798 802 लोग जुड़े हैं और 444 लाइक है, नहीं चलेगा। सेशन को लाइक कर दो गुरु दबा के। चलो गुरु, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। क्योंकि उसमें 1900 इसकी स्थापना किया गया था 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। जो अधिनियम भारत के लिए बना हो, जो अधिनियम इंडिया के लिए बना हो, उसके जांच कमेटी में भारत का भी मेंबर होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। इसी वजह से उस कमीशन का विरोध किया गया। साइमन कमीशन में सारे के सारे मेंबर अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। और जैसे भारत पहुंचा साइमन कमीशन, सबसे पहले साइमन कमीशन मुंबई आया। सबसे पहले साइमन कमीशन कहां आया? मुंबई आया। और साइमन गो बैक के नारों से पूरा भारत गूंज उठा। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। यही साइमन कमीशन बिहार पटना में भी आया। साइमन कमीशन बिहार के पटना में आया और हसन इमाम के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। बिहार के पटना में नारा लगा, उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। पर अब हम बोलेंगे, उठो जवानों सवेरा हुआ, इतनी मेहनत करो कि बेरोजगारी भगाने का बेरा हुआ। नहीं छोड़ेंगे, रात दिन पढ़ेंगे। इन 15 दिनों में अपने आप को भुला जाएंगे कि हम कौन थे। हम बस थे तो एक विद्यार्थी थे, एक तपस्वी थे, एक संत थे, एक महात्मा थे, एक ऋषि थे, अपने आप को आहुति दे रहे थे यज्ञ में। कैसे नहीं होगा? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ कि उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। मैं बता दूं कि साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर। नोट कर लीजिएगा। आगे आइए, साइमन कमीशन आया था 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। उसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं थे, इसीलिए उसका विरोध हुआ। भारत में आने वाला पहला यूरोपीय, अच्छा आपको पता है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ही
लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, लाला लाजपत राय को चोट लगी और लाला लाजपत राय मर गए। लाला लाजपत राय मरते हुए कह गए कि मेरे सिर पर किया गया लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। किसने कहा? लाला लाजपत राय। कब कहा? साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जब लाठी से उनके सिर पर चोट लगा तो उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर किया गया लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। ये लाला लाजपत राय ने कहा था। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसी का बदला लेते हुए भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मार दी थी। चलिए, भारत में आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था? भारत में आने वाला पहला यूरोपियन कौन था गुरु? तो सबसे पहले आया पुर्तगाल। पहली बार वास्को डिगामा ने भारत आने के रास्ते का खोज किया। एक पुर्तगाली नागरिक नाविक लुटेरा वास्को डिगामा ने 1498 लिखो 1498 में भारत का खोज थोड़ा ना किया। अरे भारत का भुलायल था जी। अरे भारत आने के नए रास्ते का खोज किया। भारत आने के समुद्री रास्ते का खोज किसने किया? वास्को डिगामा। ये पुर्तगाल का रहने वाला था। गुरु पुर्तगाल से भारत आया, केप ऑफ गुड होप को होते हुए सीधे पहुंचा केरल, जहां पर केरल के राजा कौन थे? जमोरिन। जमोरिन ने पुर्तगालियों का बहुत स्वागत किया, लेकिन पुर्तगाली उसका मान नहीं रखे। पूरे कालीकट को जबरदस्त तरीके से लूटा गया। पुर्तगाली जब भारत आए तो उन्होंने अपनी राजधानी शुरुआत में कोचीन को बनाया। पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कोचीन को। लिखो, पुर्तगालियों का भारत में शुरुआती राजधानी कहां थी? कोचीन। बाद में 1510 में अल्बुकर्क, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह को हराकर उससे गोवा छीन लिया। भैया, बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह के कब्जे में गोवा था। 1510 में अल्बुकर्क, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, गोवा पर कब्जा कर लिया 1510 में। और बाद में कोचीन से अपनी राजधानी, केरल के कोचीन से पुर्तगाली अपनी राजधानी कहां ले गए? ते ले गए गुरु, कहां बताओ? ये ले गए गोवा। कब ले गए? 1530 में। 1510 में गोवा पर कब्जा किया, 10 में ही कब्जा हो गया, पर 1530 में राजधानी पुर्तगालियों का गोवा बना, जो लगातार फिर गोवा ही रह गया। शुरुआती राजधानी कोचीन और बाद की राजधानी गोवा। याद कर लीजिए, पुर्तगाली भारत में मेनली मसालों के व्यापार के लिए आए थे। आगे आ जाओ। हाल ही में किन संगठनों की स्थापना के 150 साल पूरे हो गए? कौन कौन से संगठन हैं इनमें से जिनके स्थापना के 150 साल पूरे हो गए? मैं बता चुका हूं। एक बार सेशन को लाइक कर दो और सभी लोग फटाफट उत्तर दो। इनमें से कौन सा संगठन है जिसके स्थापना के 150 साल पूरे हुए? अभी मैंने बताया है, वंदे मातरम के रचना के भी 150 साल पूरे हो गए। यहां की सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म के भी 150 साल पूरे हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म के 150 साल पूरे हुए। वंदे मातरम के रचना के 150 साल पूरे हुए। और सबका उत्तर आना चाहिए एबीसीडी के रूप में। जल्दी बताओ, एबीसीडी के रूप में सबका आंसर आना चाहिए गुरु। जल्दी बताओ गुरु, सभी लोग फटाफट आंसर। मैं देख रहा हूं क्या आंसर। बहुत अच्छे, बहुत सही, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना भी 1875 में। गुरु आर्य समाज, इसका भी 1875 में। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन 1875 में। लिख लो गुरु, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। इसके संस्थापक थे मैडम ब्लावस्की और कर्नल ऑलकॉट। मैडम ब्लावस्की और कर्नल ऑलकॉट ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अगला पॉइंट लिखो गुरु। भैया, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही पहली बार स्वराज शब्द दिया था और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूला शंकर। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन। सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन की शुरुआत 1875 में किया गया। इन सब के हो गए 150 साल पूरे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी जन्म के 150 साल पूरे हो गए। इसके अलावा वंदे मातरम के रचना के भी 150 साल पूरे हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि 1875 का जो साल था बहुत ही महत्वपूर्ण था भारत के राजनीति के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। रफ्त गुफ्तार और वॉइस ऑफ इंडिया,
ये दोनों पत्रिका किसकी है? जल्दी बताओ, सभी लोग उत्तर दो जल्दी से, क्योंकि सवाल बहुत हैं। 51 सवाल और मिलेंगे कितने प्रश्न? 1000 क्वेश्चन। इतना डिस्कशन होगा दूर तक कि भैया सब कुछ मिल जाएगा। बस सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दो गुरु, हारना मना है। भैया दुष्यंत ने किताब एक पंक्ति लिखा, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। किसी का साथ का आशा मत कीजिए। 15 दिन में तुम साथ नहीं दी, मेरा वो फोन नहीं उठा रही है। होता है एग्जाम से पहले जानबूझ के, जो आपको नहीं चाहता ना, जबरदस्ती कहीं चिपके हैं, अरे मेरी तो मेरी है, वो मेरी है मेरी ही रहेगी, वो मेरा है मेरा ही रहेगा, वो मेरा है वो कहीं और का हो रहा है, तो भैया काहे फोन उठाएगा? वो चाहेगा कि आप असफल हो जाए, आपसे दूर हो जाए हम। इसलिए प्लीज मत छोड़िए। ये लाइन बोलिए, कोई साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, और आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। जहां जाना है जा, मैं पढ़ूंगा और जीतूंगा इस लड़ाई को। रफ्तार कहा जाता है, सक्सेस इज बेस्ट रिवेंज। कहा जाता है कि आपकी सफलता जो है सामने वाला के मुंह पर तमाचा है, तमाचा मारना है तो सफलता लेके दिखाओ। भैया रफ्त गुफ्तार वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। रफ्त गुफ्तार और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय निकाला, प्रति व्यक्ति आय निकाला। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1886, 1893, 1906। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। इन्होंने थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत, किस प्रकार ब्रिटिश सरकार यहां से धन चुरा कर डकैती करके ले जा रही है, उसका सिद्धांत दिया। थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी ने दिया। दादा भाई नौरोजी की मृत्यु 1917 में हो गया। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। आगे आओ, बंगाल जमींदार सभा की स्थापना कब किया गया? बंगाल जमींदार सभा के बारे में लिखो, बंगाल जमींदार सभा के विषय में लिखो गुरु जल्दी से। बंगाल जमींदार सभा की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया। रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर ने बंगाल जमींदार सभा की स्थापना 1838 में किया। 1838 में बंगाल जमींदार सभा की स्थापना, और लिखो बंगाल जमींदार सभा भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। भारत में बनने वाली पहली राजनीतिक संस्था बंगाल जमींदार सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल। 1838 में स्थापना, द्वारकानाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की जमींदारों के अधिकारों के लिए। द्वारकानाथ टैगोर के बेटा देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर के बेटा कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के दादा थे द्वारकानाथ टैगोर। आगे आइए नेक्स्ट। भारत में पहली बार दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? दास प्रथा का अंत, स्लेवरी, किसी को गुलामी करवाना, बिना वेतन के अपने पास रखना, हर वो कार्य करवाना, जिसी को बोलते हैं दास प्रथा, स्लेवरी सिस्टम। भारत में दास प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड एलनबरो ने किया। लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का अंत किया। ये पहला गवर्नर था जिसने संडे को छुट्टी करवाया। भैया हफ्ते में काम करने वाले लोगों को संडे यानी रविवार को छुट्टी मिलनी चाहिए। पहला गवर्नर था जिसने रविवारीय छुट्टी की घोषणा की। यह पहला गवर्नर था जिसके समय सिंध पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। सिंध पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा हुआ और वहां के नेतृत्व चार्ल्स नेपियर को दिया गया, और इसके समय में आंग्ल अफगान युद्ध का अंत हुआ। भैया लिख लो 3-4 पॉइंट। लॉर्ड एलनबरो को दासों का मुक्तिदाता, दास प्रथा का अंत करने वाला माना जाता है। लॉर्ड एलनबरो ने ही संडे को छुट्टी की घोषणा की। लॉर्ड एलनबरो ने सिंध पर कब्जा किया और उसका शासक चार्ल्स नेपियर को बनाया, और लॉर्ड एलनबरो के समय ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का अंत हुआ। इतनी बात याद रखो और आगे बढ़ते हैं। संडे की छुट्टी करवाया था इसी ने। चलो भैया सेशन को लाइक कर दो। जितने लोग जुड़े हैं, सोना नहीं है। 15 दिन आंख लाल हो जाना चाहिए। आधा किलो 2 किलो वजन घट जाए, चलेगा गुरु। कमरे में अपने आप को लॉक कर लो, चलेगा गुरु। लेकिन ये नहीं चलेगा रिजल्ट में अपना नाम नहीं है। रिजल्ट में नाम होना चाहिए। रात दिन काम करेंगे हम। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज आवर बर्थ राइट।
आई विल टेक इट किसने कहा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। गुरु लिखो, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहा जाता है। वही तिलक हैं जिन्होंने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की शुरुआत की। ये वही तिलक हैं जिन्होंने क्रांतिकारी भावनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 1893 में गणेश महोत्सव की शुरुआत की और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। ये वही तिलक हैं जिनकी 2 मैगजीन, मराठा और केसरी, मराठा की भाषा अंग्रेजी और केसरी की भाषा मराठी। ये वही तिलक हैं जिन्हें 1908 में जेल भेजा गया, मांडले जेल। म्यांमार, जो आजकल बर्मा, पुराने जमाने में जो बर्मा था उसी देश का नाम है आजकल म्यांमार। म्यांमार के मांडले जेल भेजा गया 8 साल के लिए, 8 साल मतलब 6 साल के लिए। 1908 में गए और 14 में छूट गए। तिलक की 2 पुस्तक याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक की 2 किताब है। एक किताब का नाम है गीता रहस्य और दूसरी किताब का नाम है आर्किटिक होम ऑफ वेदाज। बाल गंगाधर तिलक ने कर्नाटक के बेलगांव से होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। अप्रैल 1916 में, लिखो, अप्रैल 1916 में कर्नाटक के बेलगांव से तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की और तिलक के प्रयास से ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। 1916 में ही लखनऊ पैक्ट हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच तिलक के प्रयास से। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गया। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ और मैं बता दूं कि यह लाइन तिलक ने कहा था 1916 में, 1916 में ही कहा था, स्वराज इज आवर बर्थ राइट, आई विल टेक इट। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे आ जाओ गुरु, नेक्स्ट। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की फुल डिस्कशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, कल से हो सकता है 70 72 भी हो जाए। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ता जाएगा क्योंकि हमारा उद्देश्य है कम से कम 7000, 5000 से 7000 के बीच क्वेश्चन लेना और डिस्कशन करा के 22-23 हजार फैक्ट आप तक पहुंचा देना, आपको याद करा देना, यह मेरा उद्देश्य है गुरु। चलो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा बताया हूं। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूला शंकर। स्वामी दयानंद को ज्ञान मिला था मथुरा में, इनके गुरु थे स्वामी बिरजानंद। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता चुका हूं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, इनका बाद में नाम पड़ा विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उनका नाम दिया था विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो गए थे। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो गए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863, इसीलिए 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। विवेकानंद के जन्म दिवस को अभी आने वाला है। और 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया था। चलिए आगे आते हैं। रामकृष्ण परमहंस, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस के पत्नी का नाम था शारदा मणि। एक सवाल से कई सवाल होंगे आज सवालों का जवाब, जवाबों का सवाल, हर सवाल में सवाल ही जवाब है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए, मजा आ रहा है ना, हारना नहीं है। दुष्यंत ने कहा एक पंक्ति, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हारना मना है गुरु, गंगा निकलेगी, बर्फ पिघलेगा और बादल छटेगा और धूप निकलेगी, उजाला होगा, 100% होगा जीवन में उजाला। नौकरी तो हो के रहेगा गुरु, चाहे जैसे हो। हम 26 में किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, प्रॉमिस है मेरा। चलो गुरु, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? चलो, हर भाषा से, हर विषय से, हर टॉपिक से सवाल लिया गया है। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। 1038 लाइक, 711। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मैं बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक 1400 स्थान खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार पूछता है कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था कैसा? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहली बार
चार्ल्स मैसन ने बताया था, उसके बाद इसके बारे में विस्तार से अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। भैया सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर का मांडा है, दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र का दायमाबाद है, पश्चिमी बिंदु सूतकांगडोर है और पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है। पूछा जाता चौहद्दी सबसे उत्तरी बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम मांडा जम्मू कश्मीर में, पश्चिमी बिंदु का नाम सूतकांगडोर, पूर्वी बिंदु का नाम उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर और दक्षिणी बिंदु का नाम महाराष्ट्र का दायमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, उसकी भाषा आज तक नहीं पढ़ी गई है, इसीलिए सिंधु घाटी को आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? चित्रात्मक लिपि, ये भी नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। वैदिक काल में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। वैदिक काल में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया। किस वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। और मैं बता दूं, सभा, समिति और विदथ वैदिक काल के महत्वपूर्ण संस्था थे। निर्णय लेने वाले, समाज में निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण 3 संस्था था वैदिक काल में, सभा, समिति और विदथ। नोट कर लो गुरु। आगे आ जाओ नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह नगर का नाम बताओ गुरु। तो है लोथल। लोथल है भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे लोथल से व्यापार होता था कहां तक? दिलमुन तक। लोथल से व्यापार होता था दिलमुन तक। लिखो दिलमुन। दिलमुन को आजकल बहरीन कहा जाता है। बहरीन जो देश है ना, वही पहले दिलमुन था। लोथल को दिलमुन के नाम से जाना जाता है। लोथल का व्यापार दिलमुन से होता था। दिलमुन आजकल बहरीन है। लोथल एकमात्र जगह था जहां से भारत का व्यापार होता था। नोट कर लीजिए। आगे आइए। 16 महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितना भी जुड़े हो। आज सोना मना है, आज नहीं बल्कि 15 दिन तक लगातार हम भी 3 घंटे सोएंगे और आपको भी 4 घंटे से ज्यादा सोने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि रिजल्ट में आपका रोल नंबर दिखना चाहिए, दिखना चाहिए गुरु। 16 महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? अंगूतर निकाय और भगवती सूत्र दोनों से। अंगूतर निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ, अंगूतर निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ, अंगूतर निकाय और जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र, ये दोनों से पता चलता है कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में सबसे अधिक महाजनपद उत्तर प्रदेश में 8, बिहार में 3 महाजनपद, बिहार में 3 कौन कौन? मगध महाजनपद, अंग महाजनपद और लिच्छवी महाजनपद। भैया कुल मिला के 16 महाजनपद में 3 बिहार में, मगध, लिच्छवी और अंग। इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल था मगध साम्राज्य, जिसका प्रभाव पूरे 16 महाजनपद था। सबसे अधिक महाजनपदों की संख्या उत्तर प्रदेश में 8 और बिहार में 3, इसको याद रखिएगा। आगे आ जाओ गुरु नेक्स्ट। 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगूतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। चलो गुरु, हर्यक वंश के किस शासक ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाया? हर्यक वंश के कौन सा शासक था जिसने मगध की राजधानी को राजगृह से कहां ले आया? पाटलिपुत्र। आपको पता है राजगीर का पुराना नाम था गिरिब्रज। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था राजगीर, जहां मगध की राजधानी थी। लेकिन एक राजा था उदयन। इसने 455 बीसी में मगध की राजधानी को राजगृह से कहां ले आया? पाटलिपुत्र। गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ शहर पाटलिपुत्र, पटना मगध की राजधानी बनी। किसने लाया? उदयन। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, जिसे श्रेनिक के नाम से जानते थे, श्रेनिक। और उसका बेटा था अजातशत्रु, जिसे कुणिक के नाम से जाना जाता है। आगे आ जाओ गुरु नेक्स्ट। अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से किस शासक को जानते हैं? ब्राह्मणों का सुरक्षा करने को लेकर एक ऐसा राजवंश जिसका नाम है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासकों ने ही पहली बार सीसा और पोटीन के सिक्के चलाया। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, किस वंश के राजा ने पहली बार सीसा और पोटीन के सिक्के चलाए? तो सातवाहन वंश के राजाओं ने पहली बार
सीसा और प्रोटीन के सिक्के चलाए। दूसरा पॉइंट लिखिए, सातवाहन वंश के राजाओं ने ही अपने नाम के पहले अपनी माता के नाम जोड़ते थे। एकमात्र राजवंश जिसमें राजा जो था अपनी मां का नाम पहले जोड़ता था। गौतमी पुत्र सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलबामी अपनी मां के नाम जोड़ते थे। गुरु ये था गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। आगे आ जाओ गुरु, नेक्स्ट। नंद वंश को पराजित कर किस वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित किया? नंद वंश को पराजित कर किस वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित किया? जल्दी बताओ। नंद वंश के राजा, अंतिम राजा घनानंद। नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी में, लिखो 321 बीसी में भारत में, मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह वही चंद्रगुप्त मौर्य है जिसके सेनापति एक महान विद्वान कौटिल्य यानी चाणक्य थे। चाणक्य नामक विद्वान क्या थे गुरु? चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति। चाणक्य के पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से करते। क्वेश्चन आता है, भारत में किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से करते हैं? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से। यह वही चंद्रगुप्त मौर्य है जिसका युद्ध 305 बीसी में यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर से हुआ था। यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था। किसका? यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था। किसका गुरु? तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे सुन लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य खुद कर्नाटक के सरवन बेलगोला चला गया। वहीं पर चंद्रगिरी पहाड़ी के नीचे उसका निधन हो गया। आगे आइए, मौर्य वंश के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी इससे मिलता है तो विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस। लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष जानकारी विशाख दत्त की रचना किससे मिलती है? विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही मेगास्थनीज भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही मेगास्थनीज भारत आया था। और मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो मेगास्थनीज आया उसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। भाई मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। और चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी, हम जहां पर लाइव क्लास ले रहे हैं वहां से करीब 300 मीटर की दूरी पर उसका महल था। आगे आइए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? बस सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो गुरु, क्योंकि आज प्रश्नों का तूफान आया है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। ये वही मोहम्मद बिन कासिम है जो ईरान से आया था। लिखो, मोहम्मद बिन कासिम ईरान से आया और मोहम्मद बिन कासिम सिंध और कश्मीर पर कब्जा कर लिया। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम सिंध और कश्मीर पर कब्जा किया उस समय कश्मीर में हिंदू राजा का शासन था जिसका नाम था दाहिर। और लिख लो, मोहम्मद बिन कासिम ने ही पहली बार भारत में कश्मीर में जजिया टैक्स लगाया। कश्मीर में जजिया टैक्स लगाने वाला पहला शासक, कश्मीर में जजिया टैक्स लगाने वाला पहला शासक था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। जिस समय कासिम ने कश्मीर पे हमला किया उस समय कश्मीर में हिंदू राजा का शासन था दाहिर। हिंदू राजा दाहिर का शासन था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। नोट कीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन वास्तविक पूछ रहा है, उस जमाने में नियम था यदि कहीं पर इस्लामिक शासन की स्थापना हो जाए, यदि कहीं पर इस्लामिक शासन की स्थापना हो तो उस समय उसे बागदाद के खलीफा से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। जो व्यक्ति बागदाद के खलीफा से सर्टिफिकेट लेता था उसी को कहा जाता था वास्तविक राजा। तो उस समय चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बागदाद के खलीफा से सर्टिफिकेट नहीं ले पाया था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं कहते, इल्तुतमिश को बोला जाता है। इल्तुतमिश 1228 में जाकर क्या किया? बागदाद के आबासी खलीफा से सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये वही इल्तुतमिश है जिसने चांदी और तांबा के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्का को क्या कहा गया? टका। और तांबा के सिक्का को जीतल कहा गया। चांदी के सिक्का को टका कहा गया और तांबे के सिक्का को जीतल कहा गया। टका और जीतल नाम के दो सिक्के किसने चलाए? इल्तुतमिश ने चलाए। ये वही इल्तुतमिश है जिसने तालिसा दल बनाया। कुछ
अच्छे तेज तरार सरदारों का एक ग्रुप बनाया जिसे हम चालीसा दल या तुर्काने चहलगानी कहते हैं। ये वही इल्तुतमिश है जिसने सैनिकों को नगद वेतन न देकर जमीन दिया वेतन के रूप में, जिसको इक्तादारी प्रथा कहते हैं। यानी इक्तादारी प्रथा की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने किया। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश। इक्तादारी प्रथा क्या है? नगद वेतन सैनिकों को न देकर उनको जमीन दे देना कि लीजिए ये जमीन आपका है, इस पे खेती करिए, खाइए पीजिए और सैनिक का काम कीजिए। तो सैनिकों को नगद वेतन न देकर जमीन दान दिया वेतन के रूप में, इसी को इक्तादारी बोलते हैं। तो इल्तुतमिश ने चांदी और तांबा के सिक्के चलाए जिससे जीतल और टका कहा जाता है, टका और जीतल कहा जाता है। इसने तुर्काने चहलगानी बनाया, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसके बारे में क्या है भैया कि इसने इक्तादारी प्रथा शुरू की। आगे आइए नेक्स्ट। सल्तनत काल में सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया? सल्तनत काल में सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन का उत्तर मैं बताया हूं 2 दिन पहले भी। सभी लोग उत्तर दी जल्दी से। 1168 लोग हैं, हमें 1168 कमेंट चाहिए गुरु। सीरियस लोग हैं वही जुड़े हैं, नॉन सीरियस लोग नहीं जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको जुड़ना भी नहीं चाहिए हमसे, वो कहीं और जाके पढ़े, ज्यादा अच्छा रहेगा। सभी लोग उत्तर दीजिए। सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया? ये वही व्यक्ति है जिसने सबसे अधिक गुलाम रखे। लगभग 1 लाख गुलाम थे, सबसे अधिक गुलाम इसी के दरबार में रहते थे। नोट कीजिए। और बता दूं आपको, इसने गुलामों के लिए एक अलग विभाग बनवाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। इसने दान के लिए एक अलग विभाग बनवाया जिसका नाम था दीवाने खैरात। और इसने अलग से फ्री में इलाज के लिए अस्पताल बनवाया जिसका नाम था दारुल सफा। इसने 300 नगरों का निर्माण करवाया। हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, जितने भी बड़े नगर का नाम मैंने लिया, इन सब की स्थापना इसी ने की। इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे अधिक नहर बनवाए गए और सिंचाई के लिए एक नया टैक्स लगा जिसका नाम था हक ए सर्व। सिंचाई के लिए एक नया टैक्स लगाया, हक ए सर्व, जो उपज का 1/10 लगता था। भैया इसके समय सबसे अधिक गुलाम थे, लगभग 1 लाख। गुलामों के लिए अलग डिपार्टमेंट बनवाया जिसका नाम था दीवाने बंदगान। दान देने के लिए विभाग बनवाया दीवाने खैरात। और इसने फ्री वाला अस्पताल बनवाया जिसका नाम था दारुल सफा। और ये अपने जो पिछला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने मोहम्मद बिन तुगलक के याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। आगे आ जाओ। पूछा जाए कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। बाबर नामा किस भाषा में लिखी गई? बाबर नामा बाबर की आत्मकथा है। ये वही बाबर है जिसने भारत में मुगल शासन की स्थापना करी, मुगल शासन की नींव रखी। बाबर ने लोदी वंश के राजा इब्राहिम लोदी को 1526 के पानीपत के युद्ध में पराजित किया। 1526 के पानीपत के युद्ध में परास्त करके इब्राहिम लोदी को हराया। पहली बार भारत में बाबर ने ही बड़े पैमाने पर तोप और बारूद का इस्तेमाल किया था। भारत में पूछा जाए बड़े पैमाने पर तोप और बारूद का इस्तेमाल किसने किया, तो बाबर ने किया था। बाबर की जो युद्ध कला थी, बाबर की जो युद्ध नीति थी, उसका नाम है तुगलमा युद्ध पद्धति। लिखो, तुगलमा युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की? बाबर ने किया। इब्राहिम लोदी के खिलाफ 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया और भारत में मुगल शासन की नींव रखी। 1526 में पानीपत का युद्ध। अगले साल 1527 में राणा सांगा के साथ खांडवा का युद्ध हुआ। बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में खांडवा का युद्ध हुआ। खांडवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद कहा था। क्वेश्चन आता है किस युद्ध को बाबर ने जिहाद कहा? खांडवा का युद्ध को। और इसी समय बाबर ने कलंदर की उपाधि ली। बाबर ने किसकी उपाधि ली? कलंदर की उपाधि। 1527 हो गया। 1528 में बाबर ने मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध लड़ा। बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध 1528। और 1529 में बाबर और अफगानियों के बीच बक्सर का युद्ध। बाबर और अफगानियों के बीच बक्सर का युद्ध 1529। और 1530 में जिस साल बाबर नहीं लड़ा उस साल मर गया बाबर। अब बाबर को पहले दफनाया गया कहां? आगरा के राम बाग में। और फिर उसे दफनाया गया कहां? काबुल में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी तुर्की में। हालांकि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबर के बाबरनामा का अनुवाद तुर्की से फारसी में किया था। तब उसका नाम पड़ा था तुजुके बाबरी।
कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, मेरी इच्छा है कि सेशन को लाइक कर दो, इसका उत्तर दो। कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है गुरु? आपको पता है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, मोडियट्टू, कथकली केरल का है। ये 3 नृत्य का नाम मैं ले रहा हूं, याद कर लो। कथकली, मोडियट्टू, मोहिनीअट्टम केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और कर्नाटक का यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक का है। ओडिसी उड़ीसा का है, नोट कर लीजिए। भांगड़ा पंजाब का है। तमाशा महाराष्ट्र का है। बिहार का है भैया विदेशिया नृत्य, विदेशिया नृत्य बिहार का है। लेकिन कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी नृत्य कहां का है? आंध्र प्रदेश का। नोट करो, मोहिनीअट्टम, मोडियट्टू, कथकली कहां का है? केरल का। भैया भरतनाट्यम तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, भांगड़ा और गिद्धा ये 2 नृत्य पंजाब के। तमाशा महाराष्ट्र और कथक, कथकली केरल का। कथक, खाली कथक पूछे तो उत्तर प्रदेश का। ये भी याद कर लीजिए। बिहार का है विदेशिया, जिसको बिहार में लौंडा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। कोई बात नहीं, अपना नृत्य है, इसमें सोचने वाली बात क्या है। गारो, खासी और जयंतियां ये किस जनजाति का? जल्दी बताओ, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। गारो, खासी और जयंतियां किस राज्य में निवास करते हैं? बार सभी लोग उत्तर दीजिए। मैं कई बार डिस्कशन में बताया हूं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलती हुआ कनपट्टी फोड़ेंगे गुरु। सोना मना है, बिना 51 सवाल किए अगर कोई गया यहां से तो भैया हम छोड़ेंगे नहीं आपको। सोना मना है, हम बस पहुंचने वाले हैं। 28 प्रश्न पे पहुंच गए हैं, फिर भी बहुत तेजी से किया है। मेघालय, गारो, खासी और जयंतियां जनजाति कहां निवास करती है? मेघालय में निवास करती है। चलो भैया, कल से हमारा सेशन 8 बजे ही होगा, इतना लेट नहीं करेंगे। सुबह शाम को 8 बजे ही मेरा सेशन होगा। उससे जस्ट पहले हनी सर आएंगे 6, सवा 6 में, और उससे पहले सुमित सर रहेंगे। और रात में 9:30 के बाद भी एक सेशन मैं आप लोगों को दूंगा। चलिए बस सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। गारो, खासी, जयंतियां मेघालय में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और मेघालय में मेघालय का पठार है। मेघालय में मासिन राम और चेरापूंजी है, जहां दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी, नोट कर लीजिए। और मासिन राम और चेरापूंजी में ऐसा क्या है गुरु? क्वेश्चन आता है कि मासिन राम चेरापूंजी में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा, ऐसा क्या है वहां? क्योंकि वहां पर्वत कीप जैसा है। कभी पूछे आपसे, जैसे कीप देखे ना, लालटेन में तेल डालने वाला कीप, ऐसा पर्वत का आकार है वहां। पर्वत का आकार कुछ ऐसा है। बारिश वाली हवा अंदर चली तो जाती है पर निकल नहीं पाती, और सारा बरसात एक ही जगह पे करा देती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि मासिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा क्यों होता है, तो बोलेंगे पर्वत का कीपाकार रूप, फनल शेप ऑफ माउंटेन के कारण मासिन राम में दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है। भाई मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक, नौकरेक नेशनल पार्क मेघालय में है, और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी नौकरेक है। मेघालय में नारंगी की खेती की जाती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे आइए, गारो, खासी, जयंतियां मेघालय की जनजाति है। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक, और मेघालय में नेशनल पार्क जो है वो भी नौकरेक नाम से ही है। नौकरेक नेशनल पार्क मेघालय में, और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी नौकरेक। याद करो, मेघालय में संतरा, नारंगी की खेती बहुत ज्यादा होती है। राजमहल की पहाड़ी किस राज्य में? भूगोल आ गया गुरु। भूगोल बहुत कम लोग पढ़ा पाएंगे आपको, बहुत कम लोग समझा पाएंगे आपको। देख लो गुरु, मैं बता देता हूं, आज के बाद भूगोल तो आपके लिए हलवा हो जाएगा। ये गुरु एक पहाड़ है, इस पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत। इस पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत। इसका विस्तार है गुजरात में, इसका विस्तार है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, इसका विस्तार है पूर्वी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ समझ लीजिएगा शॉर्ट में। इसका विस्तार है झारखंड में, झारखंड में। गुरु नोट करिए, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार, इस सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश। ई मतलब ईस्ट हो गया, डब्ल्यू माने वेस्ट। गुजरात में इसका नाम है राजपीपला श्रेणी, राजपीपला श्रेणी। गुजरात में इसका नाम क्या है? राजपीपला श्रेणी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसे बोलते हैं महादेव श्रेणी, महादेव पर्वत। और पूर्वी मध्य प्रदेश में इसको बोलते हैं मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी। और झारखंड में इसे बोलते हैं राजमहल श्रेणी। आज के बाद मत भूलना, एक पहाड़ के लिए सारा पहाड़ बता दिया। राजमहल कहां है गुरु? झारखंड में। राजमहल कहां है? झारखंड में।
पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी सतपुड़ा पर है पूरा सतपुड़ा पर्वत, लेकिन इसी सतपुड़ा पर्वत को गुजरात में राजपीपला के नाम से जानते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में महादेव श्रेणी के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए महादेव पर्वत कहाँ है तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत है, और झारखंड में राजमहल पर्वत है। एकदम याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। किस पठार को सोयाबीन का पठार कहा जाता है? किस पठार को सोयाबीन के पठार कहा जाता है? जल्दी बताओ। सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है और मालवा के पठार पर होता है। मध्य प्रदेश में भी मालवा का पठार सोयाबीन की खेती के लिए जाना जाता है। और जान जाओ, भारत नहीं बल्कि सबसे अधिक प्रोटीन पूछा जाए, किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है? बायोलॉजी में सुन लो भैया, किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है? तो आंसर होगा सोयाबीन। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी मालवा का पठार, इसीलिए मालवा के पठार को हम सोयाबीन का पठार भी कहते हैं। सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? भैया याद कर लीजिए, सरसों के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? बताइए जल्दी से भैया। आलू, गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में, गेहूं में, गन्ना में, आलू में, तीनों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहला स्थान पे है। चाय के उत्पादन में असम पहला स्थान पे है। और मखाना के उत्पादन में, लीची के उत्पादन में, मखाना और लीची में बिहार पहले स्थान पर है। तंबाकू के उत्पादन में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, और कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है। कॉफी में कर्नाटक, तंबाकू में आंध्र प्रदेश, लीची और मखाना में बिहार, जूट और चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं, गन्ना, आलू में उत्तर प्रदेश, और सरसों के उत्पादन में राजस्थान। सरसों के उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का है। और जान जाओ, केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहां है? केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाए कहां है तो लिख लो भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है। एक बार जुड़ गए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सच बताना, अच्छा लग रहा है? अरे ज्ञान बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से, तो सेशन को लाइक कर दो गुरु। और हारना मना है। हर दिन शाम 8 बजे हम गरजेंगे आपके सामने आकर के, दहाड़ेंगे, प्रश्नों की श्रृंखला लाएंगे। कहां से पूछोगे? जब भी पूछोगे यहीं से पूछोगे गुरु। और कॉटनोपोलिस के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कॉटनोपोलिस यानी कि कॉटन का सबसे बड़ा बाजार, सूती कपड़ा का सबसे बड़ा बाजार जो होगा उसी को बोला जाएगा कॉटनोपोलिस। ये मुंबई को कहा जाता है। कॉटनोपोलिस के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को जाना जाता है। और आपको पता है दुनिया में सूती कपड़ा के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? मैनचेस्टर। भाई ब्रिटेन का, इंग्लैंड का एक शहर है, इंग्लैंड जो अंग्रेज हम पर शासन किए, इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर। उस सूती कपड़ों को उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसीलिए दुनिया में जहां जहां भी सूती कपड़ा का उत्पादन होता है उसे वहां का मैनचेस्टर बोलते हैं। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, चीन का मैनचेस्टर संघाई, अमेरिका का मैनचेस्टर लावेल, अमेरिका का मैनचेस्टर लावेल, चीन का मैनचेस्टर संघाई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, बिहार का मैनचेस्टर गया का मानपुर। याद कर लो गुरु, लेकिन रियल में मैनचेस्टर है कहां? इंग्लैंड में। ये भी याद कर लेना। कॉटनोपोलिस मुंबई। रट लो गुरु। महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, ये किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है भैया, ये किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? उड़ीसा। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी 1680 मीटर इसकी ऊंचाई है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। भाई केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी जिसकी ऊंचाई
कितनी है भैया? 2695 मीटर। और बता दें पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अनाईमुदी है। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, और केरल की भी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। दक्षिण भारत, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब भी आंसर होगा अनाईमुदी, और केरल की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब भी अनाईमुदी। वैसे आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। चलो गुरु एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। तंबाकू उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश। तंबाकू बोर्ड कहां है? ये तंबाकू अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है। पर एक और क्वेश्चन देता हूं, तंबाकू बोर्ड कहां है? तंबाकू बोर्ड है गुंटूर में, गुंटूर। तंबाकू बोर्ड कहां है गुरु? गुंटूर में। लेकिन तंबाकू अनुसंधान संस्थान है राजमुंदरी में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। एक बार सेशन से जुड़ गए गुरु लाइक कर दो सेशन को। हारना मना है, हारने का नाम जिंदगी नहीं, जीतने का नाम जिंदगी है। जो कहते हैं ठंडी में जो पसीना बहा दे, कहते जिसके पांव में छाले हैं उसी के जीवन में उजाले हैं। पांव में छाला तो पड़ेगा गुरु। दुनिया में 99% लोग वही टॉप पे हैं जिनका जन्म, जिनका पालन पोषण कीचड़ में हुआ, गरीबी में हुआ, झुग्गी में हुआ, बेकारी में हुआ, अभाव में हुआ। आज 99% टॉप पे वही लोग हैं। इसका मतलब है कि पढ़ने के लिए बहुत ऐसो आराम की जरूरत नहीं। यदि आप कमी में हैं तो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सेशन को लाइक कर दो गुरु। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में है, और तंबाकू के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। लेकिन तंबाकू बोर्ड कहां है? ये गुंटूर में, और गुंटूर भी आंध्र प्रदेश में है। आगे आ जाओ, कैसा लग रहा है सेशन? भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। भारत में त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। आगे बढ़ते हैं। संसद में कोरम किस अनुच्छेद में आता है? आपको पता है ना, संसद में लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यह तभी चलता है जब टोटल सदस्य का 1/10, कुल सदस्य का 1/10 लोग वहां उपस्थित हों। यदि मान लीजिए कि 543 लोकसभा के मेंबर हैं, 1/10 करिए तो कितना होगा? 54.3, यानी लगभग 55 लोग। यदि संसद में यानी लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होगा, उसी दिन लोकसभा चलेगा। उसी तरह राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, बटा 10 करिए तो 24.5, लगभग 25 मेंबर। यानी कम से कम राज्यसभा में 25 मेंबर हो तभी राज्यसभा चलेगा। कम से कम लोकसभा में 55 सदस्य हो तभी लोकसभा चलेगा। इसी को बोलते हैं कोरम। अब कोरम जो है वो अनुच्छेद 100 में आता है। कोरम लोकसभा राज्यसभा में कम से कम उतने सदस्य होने चाहिए जिससे कि संसद चले उस दिन। तो संसद चलेगा कि नहीं चलेगा इसका डिसीजन लोकसभा के स्पीकर लेते हैं, राज्यसभा में सभापति लेते हैं। राज्यसभा के सभापति ये डिसीजन लेते हैं कि आज राज्यसभा चलेगा कि नहीं, और लोकसभा में स्पीकर डिसीजन लेते हैं कि आज लोकसभा चलेगा कि नहीं। लेकिन चलने के लिए कम से कम 55 लोकसभा में, कम से कम 25 राज्यसभा में सदस्य होना चाहिए, तभी चलेगा। इसी को बोलते हैं कोरम। और कोरम संविधान के अनुच्छेद 100 में है, नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 100 में एक चीज और है, निर्णायक मत। आप जानते हैं ना कि जब संसद में लोकसभा में वोटिंग होती है तो स्पीकर वोट नहीं देता, स्पीकर वोट नहीं देता, लेकिन अगर वोट बराबर हो जाए तो स्पीकर वोट देता है। इसी को बोलते हैं कास्टिंग वोट, इसी को बोलते हैं निर्णायक मत। ये भी 100 में है, अनुच्छेद 100 में ही कोरम है। अनुच्छेद 100 में ही क्या है? लोकसभा के स्पीकर का निर्णायक मत है। लोकसभा के स्पीकर का कास्टिंग वोट, निर्णायक मत भी अनुच्छेद 100, आर्टिकल 100, और कोरम भी किसमें है? आर्टिकल 100 में। अनुच्छेद 20 बता चुका हूं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? ये मौलिक अधिकार का है। अनुच्छेद 20 कहता है कि भैया किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जिस समय उसने गुनाह किया उसी समय के अनुसार उसे सजा मिलेगी, और किसी व्यक्ति को एक गुनाह के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती। सब अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 25 में आप किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को मान सकते हैं, भारत में आपकी आजादी है। अनुच्छेद 148, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। लिखो, भारत सरकार के, बिहार सरकार के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सरकारी खर्चों की जांच कौन करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग कैग कहते हैं। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। विधान परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद में है? विधान परिषद
की स्थापना किस आर्टिकल में है गुरु? भैया किसी भी राज्य में, आपको पता है ना कि हर राज्य, विधानसभा सभी राज्य में है लेकिन विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है। विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है। अगर कोई राज्य अपने यहां से विधान परिषद हटाना चाहे या विधान परिषद बनाना चाहे, हटाना भी चाहे तो सेम रूल, अब बनाना भी चाहे तो सेम रूल। नियम है कि जो राज्य चाहता है कि हमारे राज्य में विधान परिषद बने, उस राज्य को पहले अपने विधानसभा में 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से इस बात को पारित करना होगा कि हमारे राज्य में विधान परिषद बने, और है तो हटे 2/3 से। उसके बाद वही बिल संसद में जाता है और संसद में उसे साधारण बहुमत से पास किया जाता है, और उस राज्य में यदि विधान परिषद है तो हट जाएगा और नहीं है तो स्थापित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 169 आर्टिकल 169 में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या हटाना कौन करता है? फाइनली संसद। पूछा जाए कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कौन करता है? संसद। किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसे हटाता कौन है? संसद। तो भैया उसके लिए क्या है प्रक्रिया, जान गए। राज्य के विधानसभा में 2/3 बहुमत से पास करना होगा, उसके बाद वही बिल संसद में जाएगा, फिर संसद उसे साधारण बहुमत से पास करेगी। विधान परिषद की स्थापना या हटाने वाला जो बिल है वो विधानसभा में विशेष बहुमत से और संसद में साधारण बहुमत से, इसको भी याद रखिएगा। आगे आ जाओ गुरु। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नागरिकता की चर्चा है? नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है, नोट कर लीजिए। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है भाग 2। संविधान के भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, मजा आ रहा है गुरु तो लाइक कर दो। भारत राज्यों का संघ है भाग 1। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार। आपको पता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को बोलते हैं। जब संविधान बना तो 7 मौलिक अधिकार थे और आज कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। कुल 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार वाला जो भाग है भाग 3, उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का भाग 4 ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड से लिया गया है, भाग 4 में है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, 4A में मौलिक कर्तव्य है, और भाग 5 में संसद है। ये भी नोट कर लीजिए, 5 तक याद करो। आगे बढ़ते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में? आपको पता है ना, आपको पता है कि भैया पिछड़ा वर्ग आयोग ये कब बना था? 102वां संविधान संशोधन। भैया 102 नंबर का जो संविधान संशोधन था वो पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए था, पता है ना आपको। तो भैया पिछड़ा वर्ग आयोग 338B में, एसटी आयोग 338A में, और एससी आयोग 338 में। तीनों अनुच्छेद याद कर लो। एसटी आयोग अनुच्छेद 338, एसटी आयोग अनुच्छेद 338A, और पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338B। नोट कर लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। एससी एसटी ओबीसी ऐसे याद करो। एससी एसटी ओबीसी तीनों 338 में, 338 केवल 338 में एसटी आयोग, 338A में एसटी बने अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338B में ओबीसी आयोग। चलिए आगे आइए। याद हो गया? 338 याद हो गया तो काम हो गया। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन हिस्टोरिकल होना चाहिए, और रोज का सेशन अब तो इतनी पावर से पढ़ाऊंगा, इतनी जुझारू तरीके से क्वेश्चन निकालूंगा, सवाल पूछोगे कहां से। और एक सेशन लूंगा पूरा करंट अफेयर का, जिसमें हम 500 करंट अफेयर कराएंगे और उसी में से सारे करंट आएंगे, गारंटी है गुरु। चलो, वित्त आयोग कितने सदस्य हैं? वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280। फाइनेंस कमीशन किसमें है? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है, और इसमें कुल 5 मेंबर हैं। वित्त आयोग वर्तमान में कैवां वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। एनके सिंह 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष है, और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, पहला वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, और 15वां वित्त आयोग जो चल रहा है उसके अध्यक्ष एनके सिंह। वित्त आयोग का कार्यकाल
5 वर्ष का होता है। 15वां वित्त आयोग का जो कार्यकाल है 2021 से 26 तक है। 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल 2021 से 26 तक है। 15वां वित्त आयोग 21 से 26 रट लो, वीवीआई है 21 से 26, 5 साल कार्यकाल होता है। 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल 2021 से 26 तक है। इसके अध्यक्ष हैं कौन? एनके सिंह। अब पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वित्त आयोग में 5 मेंबर और सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? 280 में। नोट कर लीजिए क्या काम है वित्त आयोग का। मेन काम है, फाइनेंस कमीशन का मेन काम है केंद्र और राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा करना फाइनेंस कमीशन का मेन काम है। आगे बढ़ते हैं गुरु, नेक्स्ट आ जाओ। संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में? 315 में यूपीएससी की चर्चा है। 312 में आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस की चर्चा है। भैया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस यानी अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा क्वेश्चन आता है, भारत में कितनी सेवा है जिसको अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है? भारत में कुल 3 ही सेवा है जिसे अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। भैया आईएएस आईपीएस की स्थापना 1947 में, आईएएस और आईपीएस जो बना था वो 1947 में अखिल भारतीय सेवा। आईएएस और आईपीएस को अखिल भारतीय सेवा कब बनाया गया? 1947 में, और आईएफओएस को 1966 में। अभी तक भारत में 3 ही सेवा है जो अखिल भारतीय सेवा है, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस। कोई भी सेवा अखिल भारतीय सेवा बनाएगा कौन? तो राज्यसभा, लोकसभा नहीं। राज्यसभा को विशेष पावर है, अखिल भारतीय सेवा बनाने का पूरा अधिकार राज्यसभा को है। नोट कर लीजिए अनुच्छेद 312। यूपीएससी इसमें है 315। 323 में क्या है? केंद्रीय न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल है। 323 में ट्रिब्यूनल है और 324 में चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग है। नोट कर लीजिए, पूछा जाए आईएएस आईपीएस को अखिल भारतीय सेवा कब बनाया गया? 1947 में, और आईएफओएस को 1966 में। अभी तक 3 ही सेवा है अखिल भारतीय सेवा। 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा बनता है, और बनाता कौन है? केवल राज्यसभा। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आइए, इनमें से किसे अंतरिक्ष में भी उड़ाया जा सकता है? साइंस के सवाल आ गया, जाना मत गुरु। सेशन को लाइक कर दो। टोटल 51 सवाल है, अब तो पहुंचने वाले हैं, 43 हो गया। भागते कहां हो? जुड़े रहो गुरु, 10 सवाल और क्रांति होगी। और रुक जाना मना है। और कभी देखिए जीवन में हारिए मत, हर समय शुरू किया जा सकता है। और कोई साथ दे या न दे, आपका टीचर आपके साथ खड़ा है, बड़ा भाई के रूप में, गार्जियन के रूप में, गुरु के रूप में, जैसे भी कहिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे आशीर्वाद के साथ, मेहनत के साथ, भगवान से प्रार्थना के साथ कि आपके जीवन में हमेशा उजाला हो। और लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हमारे बाद में जैसे सेशन खत्म करूंगा 1-2 घंटा पढ़ के ही सोइएगा, ऐसे मत सोइएगा, मैं भी जगूंगा आपके लिए। इनमें से किसे अंतरिक्ष में भी उड़ाया जा सकता है? रॉकेट को, रॉकेट को, जेट प्लेन को नहीं। रॉकेट और जेट प्लेन ये दोनों काम करते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट और जेट प्लेन ये दोनों काम करते हैं, लिख लो भैया, क्वेश्चन कई बार आया है। रॉकेट और जेट प्लेन ये दोनों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है रॉकेट और जेट प्लेन दोनों। लेकिन रॉकेट को अंतरिक्ष में उड़ा सकते हैं, जेट प्लेन को नहीं। क्योंकि सुन लो, रॉकेट के इंजन में ऐसी व्यवस्था होती है, उसके अंदर में ही ऑक्सीजन होता है। ईंधन को जलाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसके इंजन में ही पैदा होता है, रॉकेट में। लेकिन जेट प्लेन को चलाने के लिए ऑक्सीजन बाहर से लिया जाता है। ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन को बाहर से लेते हैं जेट प्लेन के अंदर। इसीलिए अंतरिक्ष में चूंकि ऑक्सीजन होगा नहीं तो कैसे चलेगा? ईंधन जलेगा तब न चलेगा भाई। और जेट प्लेन में है कि उसको बाहर से चाहिए ऑक्सीजन, तो ये सिर्फ वायुमंडल में ही उड़ेगा। लेकिन रॉकेट के अंदर में ही ऑक्सीजन जनरेट होता है, इसीलिए वो अंतरिक्ष में भी उड़ा लिया जाता है। समझ में आया? अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए जेट प्लेन वहां नहीं जाएगा, उसको बाहर से चाहिए ऑक्सीजन। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो उड़ेगा कैसे? इसलिए जेट प्लेन वायुमंडल में ही उड़ता है, लेकिन रॉकेट अंतरिक्ष में भी उड़ा सकते हैं। लेकिन दोनों काम करता है सेम सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आगे आओ गुरु, नेक्स्ट आ जाओ। देखो समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? चलो, किसी भी
इनमें से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी? आपको पता है ना, कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है जब टूटता है तो उसके अंदर से अल्फा बीटा गामा रे निकलता है। कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व, अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटेगा तो उससे क्या निकलेगा? अल्फा बीटा और गामा। अल्फा जो है हीलियम जैसा काम करता है, हीलियम 2 4। बीटा जो है इलेक्ट्रॉन के जैसा काम करता है, गामा में कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज। तो भैया अल्फा बीटा गामा निकलता है। ये अल्फा बीटा गामा की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा गामा के बारे में पहली बार बताया था। लेकिन रेडियो एक्टिविटी के विषय में पहली बार हेनरी बेकुरेल ने बताया, मैडम क्यूरी ने बताया। हेनरी बेकुरेल और मैडम क्यूरी ने ही पहली बार रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बताया था। इसीलिए फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसको बोलते हैं? हेनरी बेकुरेल को कहा जाता है। हेनरी बेकुरेल को रेडियो सक्रियता का पिता कहा जाता है। कोई भी तत्व टूटता है तो उससे अल्फा बीटा और गामा निकलता है। इसके बारे में पहली बार रदरफोर्ड ने बताया था। अल्फा हीलियम जैसा होता है, बीटा इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है और गामा तरंग के जैसा होता है। नोट कर लीजिए। तो अल्फा बीटा गामा में किसकी गतिज ऊर्जा सबसे कम? और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताए हैं, 1/2 गुना मास गुना वेलोसिटी का स्क्वायर। इन दोनों में मास है, अल्फा और बीटा में मास है, पर गामा का मास क्या है? 0 है। तो भैया बताओ ना, 1/2 गुना मास से हो गया 0, तो किसी भी चीज में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा 0। तो सबसे कम गतिज ऊर्जा किसकी होती है? ये पूछ रहा है, सबसे अधिक पूछ रहा है अल्फा का। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा अल्फा का और सबसे कम गामा का। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा अल्फा का और सबसे कम होता है गामा का। नोट कर लीजिए। अब कहेंगे सर गामा का तो सबसे ज्यादा गति होता है, तो गतिज ऊर्जा गामा में सबसे ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। उसका मास से हो गया 0, तो टोटल 0 हो जाएगा। 0 से गुना करेंगे, गति कितना भी हो, मास ही 0 हो गया तो गतिज ऊर्जा 0। अल्फा की गति नो डाउट गामा से कम है, लेकिन उसकी मास है तो गुना करके उससे ज्यादा हो जा रहा है। आगे आइए, इनमें से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? इनमें से किसकी जो आवृत्ति है वो सबसे अधिक है? आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। बस फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा, इसका एक ट्रिक है मेरे पास। EGXUVIMR, ये सब क्या है? ये सब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये सब। बस नोट कर लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंग हैं ये सब। ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। नोट कर लीजिए। कौन कौन? रट लो। CGXUVIMR। सी का मतलब कॉस्मिक रे, सी का मतलब कॉस्मिक रे, जी का मतलब गामा रे, गामा रे, एक्स का मतलब एक्स रे, यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे, वी का मतलब विजिबल रे, दृश्य प्रकाश, विजिबल रे का मतलब दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, आई का मतलब औरक्त प्रकाश, औरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड, 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 एम का मतलब माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, आर का मतलब रेडियो वेव। इसको लिख दिया हूं इसलिए क्योंकि आपका काम आएगा। तो सब सुन लो, ये फ्रीक्वेंसी का घटता क्रम है, फ्रीक्वेंसी का घटता क्रम, घटता क्रम, आवृत्ति का घटता क्रम है और वेवलेंथ का बढ़ता क्रम है। ये क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है। ये बढ़ता
क्रम नोट कर लो भैया। तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है, आवृत्ति का घटता क्रम है। सबसे ज्यादा आवृत्ति कॉस्मिक रे का, उससे कम गामा का, उससे कम एक्सरे का, सबसे कम रेडियो वेव का। और ये तरंग दैर्ध्य का क्या है, क्या है, बढ़ता क्रम है। यानी कि सबसे कम माने सबसे कम तरंग दैर्ध्य कॉस्मिक रे का और सबसे ज्यादा रेडियो वेव का। ये क्रम से है, रट लो ट्रिक। CGX UBIMR, CGX UBIMR, इसको रट लीजिए। चलिए ज्यादा नहीं, 4 सवाल है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है, इसको आंसर आप दीजिए। इसको हम आपके आंसर के लिए छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक कहां होता है? गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक होता है, रट लीजिए कहां, तो भैया ये ध्रुव पर, सबसे ज्यादा ध्रुव पर और सबसे कम विषुवत रेखा पर। सबसे कम विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर, और सबसे ज्यादा पोल पर, ध्रुव पर। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं हम। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? किस विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता और विटामिन ई के कमी से जनन क्षमता कम हो जाता है, प्रजनन क्षमता कम होता है, बाल झड़ने लगते हैं, प्रजनन क्षमता कम हो जाता है विटामिन ई की कमी से। और के की कमी से ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होता। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। आगे आ जाइए। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्या है भैया? तो धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है Na2CO3 10H2O। पूरा फॉर्मूला ये है, Na2CO3 10H2O, ये धोने वाला सोडा का नाम है, रासायनिक नाम। और NaHCO3 यह खाने वाला सोडा। कास्टिक पोटास KOH, फार्मूला रट लीजिएगा। और NaOH हो गया कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा और सोडियम बाई कार्बोनेट खाने वाला सोडा। सबका फॉर्मूला लिख दिया हूं, देख लीजिएगा भैया, फिर से पढ़ लो। सोडियम बाई कार्बोनेट खाने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास और सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। याद कर लीजिए, किसी परमाणु से एक अल्फा और एक बीटा कण निकाला जाए तो उसमें परमाणु संख्या में एक की कमी हो जाती है। एक की कमी कैसे होगी मैं बताऊंगा बाद में, तत्काल इसको देख लीजिए। और आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है। चलिए थोड़ा सा अंतिम में फास्ट कर दिया। कैसा लगा आज का सेशन? कैसा लगा आज का सेशन जल्दी बताइएगा। सेशन को लाइक कर दो गुरु। बेहतरीन सवालों के साथ हर दिन हम आएंगे आपके बीच में, सवाल नहीं छूटने देंगे, रात दिन एक करके पढ़ाएंगे। कल 8 बजे शाम को ही मेरा सेशन होगा, रात 9-10 बजे नहीं करेंगे। शाम 8 बजे मेरा सेशन नोट करो, कहीं जाने का नहीं, टिके रहने का यहीं पर। आग लगाएंगे गुरु, बेहतरीन सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। और आज का सेशन सच बताना, दिल से बताना गुरु कैसा लगा, मजा आया, अच्छा लगा तो दिल से कमेंट करके बताओ। करीब 1300 लोग जुड़े हो, कैसा लगा आज का सेशन? हमें 1300 कमेंट चाहिए। और कल 8 बजे नए प्रश्नों के साथ पूरी आंधी लेकर आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद। एक बार जाते जाते सेशन को लाइक कर दो गुरु और सब कमेंट करना कैसा लगा। सेशन को शेयर भी कर देना सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह, ताकि सेशन छा जाए। और कल 8 बजे कहीं मत जाना, मिलते हैं कल 8 बजे हम खुद बेहतरीन सेशन के साथ, 70-75 क्वेश्चन के साथ। तब तक शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो, खाओ पियो, व्यस्त रहो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।